हेलो दोस्तों, आप सबका द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं चर्चा करूंगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में हर समाज की दशा अलग अलग है, लेकिन एक समाज ऐसा है जिसकी दशा में बहुत अंतर दिख जाता है अलग अलग राज्यों में। वो है शूद्र समाज। और यहाँ शूद्र समाज से तात्पर्य खास करके अछूत समाज से है। जो अस्पृश्य समाज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ इसमें मैं रख रहा हूँ यहाँ पर अपने प्रयोजन के लिए एससी और एसटी को, खासकर एससी एसटी। अब आप कहेंगे कि सर शूद्र में तो एससी एसटी नहीं आते, तो अंत्यज में आते हैं। आप अंत्यज लीजिए, हेडिंग बनाने के लिए, बोलने के लिए कुछ न कुछ शब्द देना पड़ता है। और सवाल यह है कि वही जाति कहीं एससी एसटी में है, वही जाति दूसरे राज्य में ओबीसी हो जाएगी। जैसे कोरी कोली जाति है, उत्तर प्रदेश में एससी है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अलग अलग राज्यों में देखेंगे तो कहीं वह एसटी में भी चली जाएगी और कहीं ओबीसी में रहेगी। तो हम फिर चर्चा कैसे कर पाएंगे? इस नाते इतनी बातों को सहा करिए आप लोग। जब कोई व्यक्ति जो बात बोलता है, अगर वो व्याख्या कर दिया कि मैं इसको इस भाव में दे रहा हूं, तो फिर आपसे एक निवेदन है, और व्याख्या का यह तरीका भी होता है कि फिर जो व्यक्ति वो बात जिस भाव में कह रहा है उसके संदर्भ में उस बात को उस भाव में लिया जाए। हाँ, आप सुझाव दे सकते हैं कि इसके लिए इससे बेहतर शब्द ये हो सकता है। तो इस नाते मैं शूद्र शब्द लिख रहा हूं, क्योंकि अलग अलग इलाकों में वही जातियां ओबीसी, वही जाति कहीं एससी और कहीं एसटी तक में रखी गई हैं। तो हेडिंग के तौर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शूद्रों की दशा अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न क्यों है, आज़ादी के बाद ये अलग अलग क्यों है। एक और नमूना देखिएगा, और इसका किसी जाति भर से मतलब नहीं है, बल्कि गरीबी से इसका मतलब है, और फिर गरीबी जात से भी जुड़ती है। उत्तराखंड में टनल में 41 मजदूर फंसे हैं। एक मजदूर हिमाचल प्रदेश का, 2 मजदूर उत्तराखंड के, से सारे मजदूर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वी यूपी के, जबकि उसमें यूपी लिखा जा रहा था लेकिन मुझे पता है पूर्वी यूपी के। इससे स्पष्ट हो गया कि शेष भारत की तुलना में उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी यूपी तो गरीब है ना। हाँ, पश्चिम बंगाल के भी मजदूर थे, उसमें हैं 41 मजदूरों में। इसको भारत की मजदूर पट्टी भी कहा जाता है। हाँ, इससे भी ज़्यादा गए गुजरे गरीब लोग छत्तीसगढ़ में हैं। वहाँ से भी तमाम लोग यूपी में काम करने आते हैं, बल्कि और सस्ते दर पर वो काम करते हैं क्योंकि उनका जीवन स्तर और नीचे का है। तो हर एक स्थान पर भारत में एक जैसी अवस्था नहीं है, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनैतिक हो। तो इसके पीछे का कारण क्या रहा, मैं इस पर आप सबके साथ मिलकर समझने की कोशिश करूंगा। मैं जो बोलने जा रहा हूं वो अंतिम सत्य है, ये दावा मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक विचार है जो बहुत हद तक सही हो भी सकता है और ये गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि ये गलत होकर भी आगे सोचने समझने की क्षमता विकसित करने में काम आ जाए। मैं इस संदर्भ में अपने बच्चे का, अपने बेटे का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरा बेटा अभी कक्षा 4 में है और वो इन विषयों में बहुत रुचि लेता है। स्वाभाविक तौर से मैं उसके सामने न तो वीडियो बनाता हूं, न वो होता है, वो स्कूल में होता है, लेकिन उसका स्वभाव है। तो कल उसने एक सवाल पूछा कि डैड ये बताइए कि पाकिस्तान कश्मीर को ही क्यों चाहता है और कोई स्टेट हमारा क्यों नहीं चाहता वो। अब जरा देखिए, बच्चे के दिमाग में जो सवाल है बिल्कुल वाजिब है, लेकिन उसका जवाब वो गलत देगा। तो जवाब हर समय सही ही आए जरूरी नहीं है। उस गलत जवाब से ही हम आगे सही जवाब की तरफ जाते हैं। उसने क्या जवाब दिया, मैंने कहा तुम बताओ। कि एक्चुअली ये है डैड कि पहले उनका जो कश्मीर अगर उनको मिल जाएगा तो कश्मीर से हमारे इंडिया के में वो और अंदर तक आ जाएंगे, थोड़े करीब आ जाएंगे। अभी वो बहुत दूर हैं, और फिर इसके बाद आकर के हमारे और स्टेट को लेंगे। हमने कहा बेटा तुम्हारा जवाब गलत है। पूछा कैसे? हमने कहा जाओ मैप देखो।
तो अब वो मैप देखा, अब उसका उत्तर खुद भूल गया, छोटा बच्चा। मैंने कहा तुमने क्या कहा कि सबसे नजदीक में कश्मीर है, उसमें घुस जाएंगे फिर और स्टेट को तोड़ेंगे। तो नजदीक में तो गुजरात है, राजस्थान है। तो बच्चे का दिमाग ठनका, अब वो फिर सोचेगा। तो बहुत बार जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें हवा में तीर मारा जाता है, लेकिन ये सोच कर कि ये सही भी हो सकता है और गलत भी, यही ईमानदारी होती है। तो मैं इसी भाव से आज की वीडियो बना रहा हूं कि अलग अलग राज्यों में क्या ये अलग अलग है। एक्चुअली होता ये है कि हम लोग एक उत्तर पहले पा लेते हैं, अब उत्तर के बाद सवाल बनाते हैं और फिर उसका उत्तर पाते हैं। उत्तर क्या है? उत्तर यह है, मैं उसको एक स्लाइड से दिखाऊं कि कहां से यह सवाल बना, किस जवाब से यह सवाल बना। उत्तर ये देखिए, आजादी के ठीक पहले का ये भारत है, ब्रिटिश भारत। इसमें जो पीले रंग में दिखाया गया है वही ब्रिटिश इंडिया है, और जो नीले रंग में है वो रियासतें हैं, जो 567 रियासतें थी जिनको मिलाया गया। और सारी 567 भारत में ही नहीं मिलाई गई। ये जो रियासत है वो पाकिस्तान में मिलाई जाएगी, तो बहुत सी रियासतें पाकिस्तान में भी मिलाई गई हैं। सवाल कहां से आया? वो जवाब जो सवाल पैदा किया, मैंने देखा कि भाई हमारे यहां SC ST के साथ उस तरह का अत्याचार सुनाई नहीं देता। हमारे यहां का मतलब हम यूपी की बात कर लें कि किसी ने किसी के मुंह पर पेशाब कर दिया, जिंदा जला दिया। अगर जला दिया तो जातीय वर्चस्व में नहीं, हां यूं ही घटना एकाएक घटी हो गया। या ये नहीं हम देखते हैं कि कहीं बारात में घोड़ी पे जा रहा था तो मूंछ उखाड़ दी गई, जबकि ऐसा हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अक्सर घटना सुनाई देती है। गुजरात में आपने देखा होगा, लूना में, लूना एक जगह है, लूना या लूनी, वहां पर मरी गाय का खाल उतार रहे थे SC समुदाय के लोग, और उनको गौरक्षकों ने शहर के भीतर बांध करके गाड़ी में घुमाया था और पीछे से फट्टा फट्टा पीट रहे थे। तो आखिर जिनको पीटा जा रहा है वो उनकी ऐसी दशा क्या है कि शेष समाज उनके लिए नहीं बोल रहा है? यानी क्या अभी उनको लेकर के दिमाग में ये कह रही ये तो यही है, इनके साथ तो ऐसा होता ही रहता है, हो गया तो क्या हो गया? आखिर वहां असंवेदनशीलता क्यों है? यानी जवाब क्या है? वो घटनाएं। जवाब क्या है? वो भिन्नताएं। तो सवाल क्या बना कि आखिर ये घटनाएं कुछ इलाकों में ही ज्यादा क्यों दिख रही हैं, कुछ इलाकों में क्यों नहीं दिख रही हैं? ये सवाल बना। इस सवाल पर जब मैंने चिंतन आरंभ किया तो मुझे एक चित्र मिल गया, और इस चित्र ने मुझे बहुत प्रेरित किया उस उत्तर तक पहुंचने के लिए कि आखिर जिस भारत में दो तरह के राज्य थे, पीला इलाका मतलब ब्रिटिश इंडिया, यहां सीधे ब्रिटेन का शासन था, और नीला इलाका मतलब रियासतें। इस चित्र के अनुसार, इसमें पीला नीला रंग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चित्र में है। अब हमने जब आज के नक्शे से मिलाया तो हम जहां रह रहे हैं ये पूरा यूपी पीला इलाका है। फिर हमने इससे थोड़ा और पीछे जाके मिलाया, 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति है वो भी इसी इलाके में हुई है। आप कहेंगे सर क्रांति से इस उत्तर का क्या मतलब है? जी हां, क्रांति से इस उत्तर का बिल्कुल मतलब है। इसी इलाके में क्रांति हुई है 1857 की। इस इलाके में क्रांति होने से यहां के सारे राजा मर गए, तो यहां की प्रजा अब राजाओं से मुक्त है। तो राजतंत्र की जो परंपराएं होती थी, और भारत में चाहे सत्ता किसी की भी हो, राजतंत्र की परंपराएं जातियों और संप्रदायों से चली हैं, जातियों से खासकर चली हैं। उसमें सुधारवादी कोई आंदोलन चले ही नहीं। अंग्रेजों के शासन में सुधारवादी आंदोलन चले हैं, लेकिन अंग्रेजों की सुधारवादी आंदोलन की एक बहुत बड़ी कीमत भी देश चुकाया। आर्थिक शोषण बहुत ज्यादा हुआ। ध्यान दीजिए, मैं जब बता रहा हूं कि अंग्रेजों के राज्य में यह विकास हुआ सामाजिक तौर से, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हुआ। सामाजिक विकास वो किए, क्यों कर लिए? क्योंकि वो तीसरे व्यक्ति थे। यहां का समाज यूं था, शोषण ये कर रहे थे सभी की जमीनों का। ये तो ऑलरेडी शोषित थे, पूरी तरह से वंचित थे, तो शोषण इनका कर लिया, इन्होंने फिर इनका कर लिया। लेकिन सामाजिक सुधार के नाम पर, सामाजिक सुधार की दृष्टि से, नाम पर कहना गलत है, दृष्टि से थोड़ा समानता लाई गई। तो सामाजिक सुधार के लिए तो अंग्रेजों का राज ठीक था, बहुत अच्छा था, एक रोशनी की तरह बन के आया, लेकिन आर्थिक दरिद्रता भी ला दिया। तो आज अगर आप देखेंगे
तो यही इलाका सबसे ज़्यादा गरीब है, यहाँ तक का गरीब है, बल्कि और आगे तक चलेंगे। क्यों? क्योंकि यही वो इलाका है जो 1757 और 1764 में कब्जे में आ गया। 1757 का मतलब प्लासी का युद्ध, और फिर 1764 बक्सर का युद्ध यहाँ पे हुआ। इसके बाद बिहार और बंगाल, उड़ीसा से मुगल साम्राज्य और वहाँ के नवाबों का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया। ये 100% ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1764 में। और आगे चल करके 1857 में ये पूरा ही इलाका खाली हो गया राजाओं से, चाहे झांसी हो, चाहे कानपुर हो, दिल्ली हो, बरेली हो, ये सारा इलाका, लखनऊ, सब अब खत्म हो गया। तो अंग्रेजों का राज्य यहाँ आया, ब्रिटिश शासन लागू हुआ, और ब्रिटिश शासन में जातिगत भेदभाव, शोषण पर रोक थी। अब आप कहेंगे लेकिन सर बिहार में तो बहुत ज्यादा दिखता है, तो मान्यताओं में तो अंतर है नहीं। अब बिहार में जो अंतर दिखता है उसका कारण है जमींदारी उन्मूलन कानूनों का लागू न होना। ध्यान दीजिए कि यही अंग्रेज एक तरफ तो सामाजिक सुधार कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये जमींदारों के माध्यम से देश चला रहे थे, जमींदारी दे रहे थे। क्या इन्होंने किसी SC ST समुदाय के व्यक्ति को जमींदारी दी? कर तो रहे थे सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जो कानून बना रहे थे, और बहुत वैज्ञानिक कानून है, मानवतावादी कानून है, उन मानवतावादी कानूनों के अनुसार जो अमानवीय व्यवहार था उसको रोक रहे थे। और उतना भी बहुत ज्यादा माना जाएगा क्योंकि उसके पहले तो भी नहीं हुआ था। लेकिन जब ये जमींदार बनाते थे तो समाज के उस व्यक्ति को बनाते, उस वर्ग से आने वाले व्यक्ति को बनाते थे जो ताकतवर हो, यानी जो लोगों से बलपूर्वक लगान वसूल सके। और लगान वसूलने की क्षमता के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति बाहुबली हो, प्लस वो थोड़ा सामंतवादी मानसिकता का भी हो। तो ऐसे में जितनी भी जमींदारियां दी गई सब लगभग 100% हम कह दे तो भी कोई गलत नहीं है, उच्च वर्ण के लोगों को दी गई। कुछ मुस्लिमों में जो उच्च थे उनको दी गई, कहीं एकाध हो गई होगी जो OBC वर्ग के किसी व्यक्ति को दे दी गई होगी। तो जमींदारों को ही सारी जमीनें दी गई। इसी नाते बिहार में आप पाएंगे कि जो जमींदार परिवार हैं उनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन कानून वहां लागू नहीं हो पाया आजादी के बाद। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से लागू हुआ है। तो इस नाते सबसे अच्छी दशा आपको दिखेगी SC ST समुदाय की, SC समुदाय की मैं खासकर कह रहा हूं, या OBC को भी आप ले सकते हैं। तो इनकी सबसे अच्छी तुलनात्मक दशा यूपी में दिखेगी। यानी यूपी अगर गरीब राज्य है तो उन गरीब राज्यों में भी ऊंची जातियों की तुलना में इनकी दशा लगभग बराबर दिखेगी, कोई बहुत ज्यादा भेदभाव वाली अवस्था नहीं दिखेगी। यानी यहां 2 बार सुधार हो गया यूपी में। एक बार तो अंग्रेजी राज्य था इस नाते, और दोबारा जमींदारियों के माध्यम से जो ऊंची जात के जमींदार थे, जमींदारियां उन्मूलन होने से बराबर हो गए। अब एक बात और भी बता दें, अभी बिहार का जातीय सर्वे आया है। जब सारी जमीनें ऊंची जात के लोगों को दी गई थी जमींदार बना करके, तो फिर तो भूमिहारों में किसी प्रतिशत का कोई व्यक्ति गरीब होना ही नहीं चाहिए, ब्राह्मणों में कोई गरीब होना ही नहीं चाहिए, क्षत्रियों राजपूतों में कोई गरीब होना ही नहीं चाहिए। फिर 25% उसमें गरीब कहां से निकल आए? और देखिए 25% उसमें गरीब है, SC समुदाय में 42% गरीब है। तो कह रहे हैं कि 2000 साल से शोषण हुआ लेकिन 42% ही गरीब निकले, और 2000 साल से मलाई खा रहा है ब्राह्मण तभी 25% गरीब निकल गए। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि क्योंकि सारे जमींदार ब्राह्मण थे तो उन जमींदार ब्राह्मणों ने सारे ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने का काम कर दिया होगा और सभी ब्राह्मणों में अपना इनकम और जमीनें बांट दी होंगी। ये इतनी मूर्खतापूर्ण कल्पना है, और हर व्यक्ति करता है, इसमें कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, लेकिन करता ऐसे ही है। और इसका सीधा सीधा प्रमाण भी देखिए, जिस जात के सांसद बन रहे हैं, भारत की संसद में सीटें रिजर्व है ना SC ST के लिए, तो जो सांसद बन जाता है, जो मंत्री बन जाता है, या जो सरकारी नौकरी में आकर IAS IPS PCS क्लर्क चपरासी जो भी बन जाता है उस वर्ग का, क्या वो अपने वर्ग के लोगों में चैरिटी करके धन बांटता है? नहीं ना। ये तो हमने जातीय वर्ग के हिसाब से सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि सामाजिक मान्यताएं जाति वर्ग पर आधारित थी। चाहे ब्राह्मण अमीर हो या गरीब,
व्यवहार उसके साथ शेष समाज वैसे ही करेगा, वो शेष समाज से वैसे ही करेगा। लेकिन आर्थिक साधन जिसके पास होगा वो अपने लिए रखेगा, वो दूसरे को नहीं दे देगा, चाहे भले उसकी जाति का हो। हाँ, बहुत हो जाएगा, शादी विवाह में लेन देन में हो जाएगा, क्योंकि विवाह आपस में ही करेंगे। तो यही कारण है कि यहां ऊंच नीच बहुत ज्यादा दिखता है। यहां के ब्राह्मण भी आके रिक्शा चलाते हैं बिहार की। यानी जमींदारी उन्मूलन न होने से न केवल SC ST OBC समाज वहां पीछे हो गया आर्थिक रूप से, बल्कि जिन सवर्ण परिवारों के पास जमींदारियां नहीं थीं वो भी पीछे हो गए। लेकिन राजनीति तो भाई या तो जाति की चलेगी या धर्म की चलेगी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जब से जाति धर्म की राजनीति आई है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज मेरी बात कम समझ में आएगी, जाति और धर्म के नाते आप चाहे जितना अपने को सशक्त मानते हो, देश के रूप में, समग्र विकास के रूप में हम सब कमजोर होते जा रहे हैं। चाहे SC हो या ST हो, ब्राह्मण हो या OBC हो, क्षत्रिय हो या मुसलमान हो, जिसके पॉकेट में पैसा है, जिस फैमिली के, उसके घर में कोई बीमार पड़ रहा है, मेदांता में इलाज हो जाएगा, सहारा में इलाज हो जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा। उसी जाति का जो गरीब है उसके लिए सरकारी रद्दी हॉस्पिटल में जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। तो अगर हॉस्पिटल सही होते तो सभी जातियों के गरीबों के लिए हो जाते ना। आप सिर्फ ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि अब प्राइवेट अस्पतालों में SC में से भी लोग जाने लगे हैं। अरे SC नहीं जाने लगे हैं, जिनका धन के स्रोत पर अधिकार होगा वह जा रहे हैं, और वो भी उसी तरह से अपने ही जाति या समाज के या अन्य जाति समाज के गरीबों को धन नहीं बांटेंगे जैसे उसके पहले जो धनी था वो नहीं बांटता था। जरा सोचिए, हम लोग जातियों की राजनीति करते हो कितनी खोखली है। नेता को हम लोग जात के नाम पर वोट देते हैं, सब देते हैं, धर्म के नाम पर देते हैं, और हम इस बात का गौरव बखानते हैं, ये देखिए इतने हमारे जाति के मुख्यमंत्री। मैंने देखा है कि ये नारा केवल एक ही जगह काम आता है कि अगर कहीं कोई दबंग है, दबंगई कर लिया, मारपीट कर दिया, तो मंत्री जी फोन कर देंगे, पुलिस से वो केस नहीं चलाएगी। हमने कहीं ये नहीं देखा कि फिर उस बच्चे की फीस, उसके गरीब बच्चे की फीस माफ हो जाएगी, अस्पताल में उसको बढ़िया इलाज मिलने लगेगा। यानी चूंकि जात के नाम पर वोट लिया है, तो जातीय श्रेष्ठता जो मारपीट में, हिंसा में है, वहीं तक वो नेता समर्थन करता है, उसके आगे करेगा ही नहीं। यानी जो हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं वो तो वहीं की वहीं रह जाती हैं। खैर छोड़िए, बहुत गंभीर विषय है। तो बिहार में इसी नाते गरीबी में सबकी, यानी अगर यहां जमींदारी सही से खत्म हुई होती तो वहां के न केवल SC ST OBC को लाभ मिलता, बल्कि आज जो 25% बिना घर के ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं उनके भी पास अपनी जमीन होती और वो भी सफल हो जाते। लेकिन क्या उन ब्राह्मणों ने, उन भूमिहारों ने, उन राजपूतों ने जो उस 25-30% के आसपास हैं, 30 तो नहीं 25% के आसपास में हैं, उन्होंने जमींदारी व्यवस्था का विरोध किया? नहीं किया। वो उसी तरह से विरोध नहीं किए जैसे आज के समाज के लोग अपनी जात का मुख्यमंत्री है, चाहे वो कुछ न करे उनके लिए, लेकिन है उनका, वो समर्थन करते हैं या करके बैठे हुए हैं। यूपी में जमींदारी उन्मूलन सबसे बढ़िया तरीके से हुआ है। यही कारण है कि यहां भूमिहीनों की संख्या बहुत कम दिखाई देती है। और जब भूमिहीन कोई नहीं है, भूमिहीन होने से क्या होता है, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है जीविका के साधन के रूप में। और भूमिहीन अगर नहीं है, कुछ भूमि है, तो आपके पास विकल्प है। तो यूपी में ये सबसे अच्छी व्यवस्था हुई है। इसी नाते यूपी में नीचे की जातियां जो हैं वो जल्दी से राजनीति में भी आ गई हैं। ये तो हो गई बिहार और यूपी की तुलना। एक बात, अब बिहार और यूपी में जरा एक अंतर और देखिए। अंग्रेजों ने सुधारवादी आंदोलन या कार्यकलाप तो हर जगह चला दिया जहां जहां उनका शासन था, खासकर इस इलाके में ज्यादा चला, क्योंकि ज्यादा भेदभाव वाले नियम उत्तर भारत में मिलेंगे। उसका भी एक ऐतिहासिक कारण है, सबसे ज्यादा उत्तर भारत गुलाम रहा है, और आज से नहीं, अनंत काल से गुलाम रहा है। मैदानी इलाका है ना, यहां से लगा है यहां तक, फिर यहां पहाड़ पड़ जाता है तो दक्षिण में नहीं कोई जाता है। तो यहां की रवायतें ज्यादा भेदभाव पूर्ण है। यही ज्यादा सुधार भी हो गया। तो जब सुधार हो गया तो यहां के बिहार के लोग भी राजनीतिक रूप से चैतन्य हो गए, बंगाल के लोग भी राजनीतिक रूप से चैतन्य हुए। सबसे ज्यादा तो बंगाल के लोग हुए थे। लेकिन जब अधिकार नहीं मिला, तो अगर अधिकार नहीं मिला यानी आर्थिक स्थिति सही नहीं हुई और मन में विद्रोही भाव जगा दिया गया, तो होगा क्या, हिंसा होती है। फिर ये जान लीजिए,
गरीबी हिंसा में बदल जाती है। कब? जब वो गरीब अपने अधिकार जान लेता है और उसको अधिकार न दिए जाएं, क्योंकि फिर तब वो सहन नहीं करता। हाँ, उसको अगर कह दीजिए कि जैसी स्थिति है ऊपर वाले ने दिया, पिछले जन्म का पाप है, तो शांत होकर अपनी गरीबी झेलता है, वो सुसाइड भी नहीं करता। लेकिन यहां सुधार हो गया। तो इसी नाते बिहार में आप देखेंगे तो यहां नरसंहार जैसी घटनाएं घटती हैं, जो मध्य प्रदेश या गुजरात में आपको नहीं देखेंगे। यूपी में तो कोई समस्या इस तरह की नहीं दिखती है जो इधर दिखती है। अभी मैं इधर पे चलूंगा और मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं कि ये मेरा एक तार्किक अनुमान भर है, सही भी हो सकता है और गलत भी। न 100% सही होने वाला है, न 100% गलत। एक कला का प्रश्न है और कला से उसका उत्तर है। अब चलते हैं जरा इस इलाके में। देखिए, राजस्थान, पूरा का पूरा राजस्थान रियासतों में डूबा हुआ है। और ये रियासतें किसकी हैं? सारे रजवाड़े छत्री हैं, राजपूत हैं। अब मैं अगर एक लाइन बोलूंगा तो बहुत सारे लोग भड़क जाएंगे। मुगलों ने कितने साल तक राज किया? मुसलमानों की सत्ता थी। ये राजपूत राजा कैसे बचे हुए हैं? संधि करके बचे हुए हैं। सबने मुगलों से संधि की है, सबने की है। ये केवल अजमेर में एक मुसलमान शासक है। आप हर जगह पूरा का पूरा जो है ये हिंदू शासक, हिंदू राजा है। गुजरात के राजा, यहां जूनागढ़ में मुस्लिम नवाब मिलेगा। ऐसे ही यहां देखिए भोपाल की रियासत, यहीं आपको सिंधिया घराना मिलेगा। ये यूपी में जो आप देख रहे हैं, यूपी में केवल 2 रियासतें हैं। यूपी में एक बनारस रियासत है जिसको काशी नरेश कहते हैं, अभी भी काशी के राजा हैं, राज खत्म हो गया है लेकिन हैं। और एक रामपुर की रियासत, रामपुर के नवाब जो कांग्रेस में शामिल थे और बड़े लोकप्रिय थे। आजम खान उनसे भी ज्यादा लोकप्रिय निकले, वहां के नवाब को हराए। हाँ, आजम खान आज जेल में है, लेकिन वो लोकप्रिय होने के नाते ही चुनाव जीतते थे। हर बात पर आप हिंदू मुस्लिम एंगल से मत सोचिएगा, मनुष्यता का एंगल जरा लाइएगा। तो रियासतों में अंग्रेजों का उतना हस्तक्षेप नहीं था। उन्होंने इन राजाओं को सेट किया। जब ये विद्रोह हो गया ना, तब अंग्रेज डर गए थे कि अगर राजाओं को हटा देंगे तो बहुत मुश्किल पड़ रही, तो राजाओं से संधि कर ली गई और उनसे अपना ये शेयर ले लिया करते थे। तो यहां सामाजिक सुधार उतना नहीं हुआ है। इसी नाते गुजरात आपको कम गरीब दिखेगा। अब आप कहेंगे सर गुजरात कम गरीब है तो राजस्थान भी कम गरीब होना चाहिए। अगर राजस्थान में गरीबी और पिछड़ापन है तो उसके कारण रजवाड़े हैं। ये देखिए ना, मुगलों के समय ये जिंदा थे, बचे थे, तभी तो अंग्रेजों के समय में भी हैं। और राजतंत्र में पूरे इनकी राज की व्यवस्था थी, ऊपर नीचे नीचे वाली। और इसको वो थी क्या, कोई इन्होंने थोड़ी बनाया है। एक यूट्यूब चैनल पे मैं कल ही देख रहा था, मैं उदयपुर में एक गांव में एंकर गए हैं, वो वहां 2 जातियां दिखा रहे हैं, भील और गयारसी। भील और गयारसी दोनों ही एसटी जातियां हैं। लेकिन वो गयारसी लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, हम भील क्या नहीं खाना खाते हैं। उन्होंने पूछा क्यों? अरे ये सब ऊंट खाते हैं ना। इनसे पूछा आप क्या खाते हो? हम मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, बकरी खाते हैं, बस इसके आगे नहीं खाते। तो ठीक है भाई, अगर ऊंट भी खा लिए, एक जानवर और खा लिए, तो क्या इतने से खान पीन बंद हो गया होगा? क्या आपको ये लगता है कि एक दिन सब लोग बैठे होंगे, ये भील हैं, ये गयारसी हैं, और तुम ऊंट खा रहे हो, उस नाते हम तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे? ऐसा नहीं है। अभी जब इस पर चिंतन किया जाएगा कि जातियां कैसे बनी हैं, किसने बना दी है, तो जो एक उहाफो है दिमाग में सबके कि ब्राह्मणों ने आकर के जातियां बनाई है बैठ करके, ये संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि कहीं कोई पूरा भारत को एक साथ बैठाया हो किसी जमाने में और फिर कह दिया हो कि ये जातियां, ये संभव नहीं है। जो थी उनको मान्यता देना संभव है, और थी कहां से, इसी पर चर्चा कभी की जाएगी। और इतनी खोह में जाने के लिए स्वयं को निष्पक्ष रखना बहुत जरूरी है। हर बात को बदले की भावना से अगर देखेंगे तो भविष्य बिगाड़ेंगे। अतीत तो जो था वो जा चुका है। तो एक बात और देखने को मिली, राजस्थान के गियारसी समुदाय के लोग बहुविवाह कर रहे हैं। कानून तो बन गया है, बहुविवाह पे प्रतिबंध है, लेकिन धड़ल्ले से वहां बहुविवाह हो रहा है। जितने पुरुष थे, एक 20 साल का युवक था, उसकी शादी एक हो गई है। पूछा गया और भी करोगे? कहा अगर वो ठीक से रहेगी तो ठीक है, नहीं तो कहा और करना ही पड़ जाएगा। बड़ी मामूली सी बात है, सामाजिक प्रचलन में है वो, सामाजिक सुधार नहीं हुआ। अब इस कुरीत के लिए कौन जिम्मेदार है? तो अपनी अपनी कबीलाई संस्कृति सबकी रही है, सब तो कबीले ही रहे होंगे ना जंगलों में जब रहे होंगे, तो उसके लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देना, ठहरा लीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपनी बुराई को खुद ही दूर करना पड़ेगा और सबकी बुराई को सामान्य यानी कॉमन मानकर दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। अब कानून तो बन गया, लेकिन उन्होंने बहुविवाह रोक रहे हैं, न बाल विवाह रोक रहे हैं।
उनके लिए तो बाल विवाह किसने रोका बताइए? बाबा साहब ने रोका है ना। और बहुविवाह भी बाबा साहब ही रोके हैं। और यहां हमारे चैनल पर तमाम लोग यहां जगह लिखेंगे हिंदू कोड बिल का विरोध ब्राह्मण कर रहे थे। कह लीजिए, निकाल लीजिए भड़ास अपनी। भील और गयारसी किसके लोग हैं? वो तो बहुविवाह भी कर रहे हैं। तो बाबा साहब का बड़ा विरोधी कौन हो गया? अरे विरोध कोई बाबा साहब का नहीं था, परंपराओं का समर्थन था। परंपरा से लोग नहीं हटना चाह रहे थे। आज भी एससी समुदाय के लोग भी आपस में छुआछूत का व्यवहार करते हैं। तो कौन आपको ट्रेनिंग दे रहा? बाबा साहब तो कहते निकल जाइए। बाबा साहब की फोटो टांग के छुआछूत का व्यवहार करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की फोटो टांग लेंगे और ऑनर किलिंग कर देंगे। मोहब्बत क्यों किया? जबकि भगवान कृष्ण जो है अपनी बहन सुभद्रा को मोहब्बत के नाते अर्जुन के यहां खुद पहुंचा आए थे। तो अपनी अपनी सबकी मान्यताएं भी दोषी हैं। विषय पर लौटते हैं। यहां भी देखिए पूरा राज सिस्टम चल रहा है। तो जहां जहां ये पूरा मध्य प्रदेश का इलाका ये है, फिर ये इलाका है पूरा। तो जहां जहां भी मेरा अपना एक अनुमान है, मैंने इस पर रोशनी डालने के लिए थोड़ा चिंतन किया, तो मुझे लगा कि जहां जहां रियासतें छोड़ दी अंग्रेजों ने, वहां की सामाजिक दशा नहीं बदली। वहां जो दबंगई से सामंतवादी मानसिकता ने क्या कर रहा है। मैं अपने मऊ जनपद की बात कर रहा हूं, यूपी में मऊ जनपद, आजमगढ़ के बगल में। मैं एक गांव में एग्जाम देने गया था, रुका था, भूमिहार लोगों का गांव। उनके घर के सामने से कोई साइकिल पर चढ़ के नहीं जाता था और न तो चप्पल पहन के जाता था। यह बात 1992-93 की है। और मैंने ये देखा कि अगर कोई पहन के गया तो उनके यहां जो मजदूर बैठा होता था, जो उसी वर्ग का था, वो सबसे पहले डपट के मना करता था। वो पहले के जमींदार थे। तो ये परंपराएं जो थी चूंकि यहां खत्म हो गई। अब हम जैसा व्यक्ति गया तो विरोध करेगा। वो उनके घर के लड़के भी जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे वो देखेंगे ये तो गलत हो रहा है। हो सकता है कि चट्टी पर गए चाय पीने, वहां कोई उनको भी डांट दे तो उनको समझ में आने लगे। लेकिन यहां की सामाजिक दशाएं नहीं बदली, और जहां नहीं बदली वहीं ये विरोध है। और एक बात ये भी जान लीजिए कि ये मान लेना कि ये विरोध केवल ब्राह्मण जाति के लोग कर रहे हैं या केवल क्षत्रिय जाति के लोग कर रहे हैं, ये सामाजिक गलत मूल्यांकन पर आधारित हो जाएगा। अभी मैं ब्राह्मणों पर वीडियो बना रहा हूं तो आप लोग बहुत सारे सवाल मुझसे कर रहे हैं, कर लीजिए। मैं एससी एसटी ओबीसी को एक तरफ रख के बना रहा हूं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, कर लीजिए। अभी मैं अगर राजनीतिक बात करने लगूं कि कितना जातिगत भेदभाव आपस में हुआ है एससी एसटी ओबीसी में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदू समाज परतों में है, एक के नीचे एक, ये सीढ़ी नुमा बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इनके साथ इसने ही भेदभाव किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, बल्कि ये तो तब तरस खाने लगा कि अरे यार क्यों सता रहे हो। हाँ, तरस खाया। और उस समय तरस खाना भी बहुत बड़ी कृपा की बात रही होगी। अधिकार के रूप में तभी किसी को अधिकार मिलता है जब वो सामर्थ्यवान भी हो। बात जाति वर्ण की नहीं है, बात सामर्थ्यवान होने की है। आप चाहे किसी भी जाति वर्ण के हैं, जब आप शादी में जाते हैं खूब अच्छी सूट पैंट कोट पहन लेते हैं, और आज मेरे यार की शादी है जो गाता बजाता है, और जो वेरा जो आपको सर्व करता है, चलिए मैं मान लिया आप एससी समुदाय के हैं, आप अधिकारी बन गए हैं, आपके बेटे की शादी है, जो बैरा आपको सर्व करता है, क्या करते हैं? भाई साहब प्रणाम, हमारे आप भी बैठिए, आप भी नहीं, आप भी कुछ लीजिए, करते हैं क्या? नहीं ना। तो आर्थिक भेदभाव जब तक नहीं खत्म होता है, और ये तो शून्य हो भी नहीं सकता, ये रहेगा ही रहेगा। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है उसके साथ आप वो व्यवहार नहीं करते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न के साथ आप करते हैं, या जो आप अपने बराबर के साथ करते हैं। ये मानवीय स्वभाव है। तो यही कारण है, हाँ, इस पर सामाजिक मान्यता का भी पुलंदा चढ़ा हुआ है, इसी नाते ये और विभत्स हो जाता है। तो उस समय जिसके पास कोई ना आर्थिक क्षमता है, न सामाजिक मान्यता है, किसी के द्वारा तरस दिखाना भी एक तरह से अपने पूरे समुदाय से विद्रोह करने जैसा था। खैर, तो मेरा अपना मानना है कि उन्हीं इलाकों में दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां से कि घोड़ी पर चढ़ने पर रोक दिया गया, मटका छू दिया तो मार दिया गया, इस तरह की घटनाएं। मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूं जहां रियासतें लंबे समय तक रही, यानी जहां राजतंत्र वाली परंपराएं जो पुराने नियमों पर चल रही थी वही ज्यादा दिन तक शासित की। वहां वो आज भी है और अभी भी उसकी पूंछ बहुत लंबी दिखाई दे रही है। जबकि जहां अंग्रेजों का शासन आने से, अंग्रेजी शिक्षा आने से सुधार हो गया, वहां इस तरह की बुराइयां कम हो गई। और उसके बाद भी अगर सुधार हो तो गया, लेकिन आर्थिक विषमता ज्यादा रही, तो सामाजिक सुधार का कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि वो उल्टा कर दिया। जो समाज चाहे जितना भी दीनहीन था, उसको धार्मिक मान्यताओं के चलते ये सिखाया गया था
कि जो भी हो पूर्व जन्म का पाप है और शांत होकर रहो, तो कम से कम वो विद्रोही नहीं था। जब उसको अधिकार मिला तो जागृति आई, और अधिकार व्यवहार में नहीं मिला तो विद्रोह आया। इसी नाते बिहार में आप देखेंगे कि यहाँ नरसंहार हुए हैं। अब आप पूछेंगे तो क्या वो ठीक था कि धर्म के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर, जहाँ दरिद्रता में जहाँ जीवन जी रहा है जिए? जी नहीं, न उस व्यक्ति के लिए ठीक था, न दूसरे व्यक्ति के लिए ठीक था। उसकी बुद्धि न खुली हो, न स्वीकार कर पाए, और न तो ये भारत देश के लिए ठीक था, न ठीक होगा। ये धार्मिक समर्थन से स्थापित की गई कुरीति है। इससे जितना जल्दी मुक्ति पा ली जाए उतना ही भला होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक काल्पनिक आधार पर चिंतन की तरफ बढ़ा हूं आगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबको व्याख्यान पसंद आएगा। आप अपनी बात भी जोड़ेंगे, बिना किसी पर आक्षेप या लांछन लगाए अपनी बात आप जोड़िए। सब लोग मिलकर चिंतन करें तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। आप लोग कभी स्वयं से सोचिए। आप लोग का मतलब, मैं ये बात ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो अपनी सारी बुराइयों के लिए सवर्णों को दोषी मान ले रहे हैं कि फिर आप क्यों एक नहीं हुए? कौन आपको रोका हुआ है? अंग्रेजों ने अगर इतने जागृति फैलाई तो आप जगे क्यों नहीं? बहु विवाह, बाल विवाह आज भी किस समाज में ज्यादा है? कन्या भ्रूण हत्या, दहेज की बुराई, ये ऊंचे समाज में ज्यादा मिलेगी। मुझे बिना किसी डेटा के कह देना है। अभी अगर एक आंकड़ा जारी कर दिया जाए, बहुओं को पढ़ाने में तुलनात्मक रूप से संसाधनों के आधार पर एससी समाज और ओबीसी समाज आगे है, ब्राह्मण और राजपूत समाज बहुत पीछे जा रहा है इस मामले में। तो जो सच्चाई है वो है। लेकिन उसी वर्ग में जो नहीं आगे बढ़े होंगे, जितने भी ओबीसी वर्ग की वो जातियां हैं जो कोई कलाकारी वाला पेशा कर रही थी, वो वहीं की वहीं रुकी है। आप जाइए नाई परिवार को देखिए, आप जाइए बढ़ई परिवार, लुहार परिवार, दो परिवार मैं हमेशा बोलता हूं, इनको देखिए। ये जहां के तहां पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपने काम से उनका व्यवसाय अच्छे से चल रहा है। अब आप कहेंगे बढ़ई को तो प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ओबीसी में यादव लोग ही बैठ गए। अरे भाई, यादव लोग प्रयास कर रहे हैं, वो जाके एग्जाम दे रहे हैं। तो जो सवाल ब्राह्मणों से पूछे गए हैं ना, वही सवाल ओबीसी की कुछ जातियों से भी जब पूछे जाएंगे तब समझ में आएगा कि सिर्फ इस नाते ही नीचे वाले आगे नहीं बढ़े कि हमने बढ़ने नहीं दिया, बल्कि इस नाते भी नहीं बढ़े क्योंकि वो जहां थे वहीं सुकून महसूस कर रहे थे। आप बताइए, हाथरस में बेटी जलाई गई, किस पार्टी ने सबसे ज्यादा आंदोलन किया और कौन सी पार्टी बिल्कुल कुछ नहीं बोली? और फिर मतदाता वर्ग की प्रतिक्रिया देखिएगा। तो ये कहां का न्याय है कि आप अपनी पार्टी मान लिए, फिर चाहे वो आपके दुख दर्द में बोले न बोले, नहीं वो हमारी पार्टी है, और आप दूसरी पार्टी को अपना विरोधी मान लिए, वो चाहे आपके दर्द पर कितना भी आंसू बहा ले, कितना रो ले, कितना छाती पीट ले, नहीं वो हमारी नहीं है। तो होने वाला क्या है? अगर यही दशा चलेगी ना, ये सबके लिए बोल रहा हूं, केवल एक एससी, एसटी या ओबीसी समाज के लिए नहीं, सभी के लिए बोल रहा हूं, ब्राह्मणों के लिए बोल रहा हूं। फिर होगा क्या कि आप वाला इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि आप उसके वोटर हो, आप जाओगे कहां? और दूसरा भी इसलिए नहीं बोलेगा कि यार ये तो उसका वोटर है। तो नेताओं की अपनी एक जाति बन जाएगी, धीरे धीरे बन ही रही है। देखिए ना, सिंधिया 55 साल के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराने लगे, जबकि पूरे 55 सालों कांग्रेस में ही उनका खानदान रहा। उनको भी हक मिल गया कि भाजपा के मंच से कांग्रेस को गाली देने। तो यही होगा। इस नाते मेरे चिंतन का, मेरी क्लास का उद्देश्य होता है कि हम सब लोग अपनी बुद्धि खोलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।